नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 19 में भाग 6 तक देखा था। भाग 6 में आपको वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया था। अब हम बात करेंगे भाग 7 के टॉपिक को, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं भाग 7 का, जो कि इस अध्याय का आखिरी टॉपिक भी होगा। भाग 7 में आपको मूत्रता, पराशर नियंत्रण, वृक्कों के विकार के बारे में बताया जाएगा। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 6 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वृक्क के नियंत्रण की क्रियाविधि में कौन से 3 तंत्र सहायक होते हैं। तो सबसे पहला हाइपोथैलेमस का हार्मोन पुनर्भरण क्रियाविधि, दूसरा जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण तथा कुछ सीमा तक हृदय, ये इसका आंसर था। अब उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया था, एडीएच या वासोप्रेशन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है। तो एडीएच या वासोप्रेशन हार्मोन का स्रावण पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इस ग्रंथि को स्रावित करने के लिए उद्दीपित कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इस ग्रंथि को, इन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन किया गया था, एडीएच किस प्रकार से जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। तो एडीएच एंटीडायूरेटिक हार्मोन वृक्क नलिका के अंतिम भागों को जल के पारगम्यता, वृक्क के अंतिम भागों की जल की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे जल उन नलिकाओं से निकलकर अंतरावकाश में जाती हैं और उससे वासा रेक्टा में जाती हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था, एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक यानी पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर का नाम बताइए। तो एक पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण को कौन उद्दीपित करता है। तो यही एंजियोटेंसिन सेकेंड। बस ये था इनके क्वेश्चंस के आंसर्स। उम्मीद है कि आपने सही आंसर्स दिए थे। आइए आप टॉपिक पे आते हैं। भाग 7 का टॉपिक पहला है मूत्रण यानी मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन को सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया या मूत्र निष्कासन। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो ये सिस्टम है, किडनी ब्लड को साफ करके उससे जो भी निस्यंद है उसको मूत्र नलिका द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में लाता है, मूत्राशय में लाता है। ठीक है, ये सब आपको बताया गया है। ठीक, निस्यंद का फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है और जो मूत्र बनकर आता है वो इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है कहाँ पर, मूत्राशय में, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और फिर ये किसके माध्यम से निकाल दी जाती है, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के माध्यम से निकाल दी जाती है। अब होता क्या है, यहाँ से ड्रॉप के फॉर्म में जो यूरिन आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और अभी इसमें सिर्फ एकत्रित होता रहता है तब तक जब तक कि हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको संदेश ना दे कि इसको आप बाहर निकालिए। ध्यान से समझिएगा, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय का कार्य है मूत्र का संग्रह करना। जो छन कर आता है मूत्र वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और तब तक रुका रहता है जब तक कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इनके पास संकेत नहीं आता है। अब संकेत कब आता है, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से यूरिन से भर जाती हैं, तब इनकी जो दीवारें हैं, इनकी भित्ति, ये संकेत पैदा करती हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम संकेत इनको देता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर की जो भित्ति है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने पर प्रेशर उत्पन्न होता है और फिर हमें एहसास होता है मिक्चुरेशन का। और देखिए ध्यान से समझिएगा, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर की जो भित्ति है उसको संकुचित करती है यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और साथ ही साथ यहाँ पर एक अवरोधनी होता है जिसे हम मूत्राशय अवरोधनी कहते हैं, जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से निकालने को रेगुलेट करती है। यही है, ये इस तरह से एक अवरोधनी पाई जाती है इस जगह पर, जो तब खुलती है जब CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आता है, संकेत आता है जो
जब ये संकेत कब आता है, ध्यान से समझिएगा, जब ये पूरी तरीके से मूत्र से भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर की यानी मूत्राशय की जो भित्ति है वो संकेत भेजती है सीएनएस के पास कि हम पूरी तरीके से भर चुके हैं। तब यहाँ से सीएनएस से दूसरी संकेत आती है इनकी भित्ति पर, और इनकी भित्ति क्या होती है, सिकुड़ती है, संकुचित होती है, और इनकी जो भित्ति है यानी मूत्राशय अवरोधनी की जो भित्ति है वो फैल जाती है। फैलने के कारण यह खुल जाती है। खुलने पर जो यूरिन है वो इसके रास्ते बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कहलाता है मूत्रण की प्रक्रिया या मिक्चुरेशन। फिर से एक बार, वृक्क से बनी हुई निस्यंद मूत्र के रूप में मूत्र नलिका से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय मूत्र का संग्रह करने का कार्य करता है और तब तक इसको बाहर नहीं निकलता जब तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संकेत नहीं आता। जब मूत्राशय पूरी तरीके से मूत्र से भर जाता है तब इनकी दीवारों से एक संकेत जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास, और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक दूसरा संकेत इनके पास भेजते हैं, जिससे मूत्राशय की जो आंतरिक भित्ति है वो संकुचित होती है, जो चिकनी पेशियां हैं वो संकुचित होती हैं, और जो मूत्राशय अवरोधनी होता है वो फैल जाता है, जिससे इसका मार्ग खुल जाता है और जो मूत्र है वो बाहर आ जाता है। ये ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डालकर मूत्रण या मिक्चुरेशन में वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक मूत्र को संग्रहित करता है, यानी मूत्र को इकट्ठा करता है। फिर आगे लिखेंगे मूत्राशय में मूत्र भर जाने के बाद उसके फैलने से एक संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन संकेतों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। फिर आगे लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के अनुशीतलन हेतु एक प्रेरक संकेत भेजा जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। एक मनुष्य दिन भर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र का स्राव करता है, तो बताया गया है 1 से 1.5 लीटर लिख सकते हैं। एक मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र के बारे में कि मूत्र एक विशेष गंधयुक्त तरल होता है जिसका रंग हल्का पीला, इसका थोड़ा अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच लगभग 6 होता है। तो लिखेंगे मूत्र एक विशेष गंधयुक्त तरल है जिसका रंग हल्का पीला होता है तथा यह थोड़ा अम्लीय होता है जिसका पीएच 6 होता है। एक मनुष्य औसतन कितने ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है मूत्र के माध्यम से, तो ये भी लिखेंगे एक मनुष्य लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन प्रतिदिन करता है। फिर आगे लिखेंगे मूत्र में ग्लूकोज या कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह रोग को इंगित करती है। अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा है, अगर कीटोन काय की मात्रा ज़्यादा है, तब ये इंगित करता है कि उसे डायबिटीज़ है। इस डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो लिखेंगे कि मूत्र में ग्लूकोज या कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस को इंगित करता है। बस अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मूत्रलता या डाईयूरेसिस। आपको बताया गया है मूत्र स्राव की अत्यधिक मात्रा का निष्कासन, या कह सकते हैं मूत्र स्राव अधिक होना क्या कहलाता है, मूत्रलता या डायूरेसिस। मूत्र का अधिक स्राव मूत्रलता या डायूरेसिस कहलाता है। किस कंडीशन में होता है, जब हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। या तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर भी ऐसा होता है, और कभी कभी कैफीन की मात्रा बढ़ने पर होता है। देखिए ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारक जो मूत्रलता या डायूरेसिस को बढ़ाते हैं उन्हें हम डाईयूरेटिक फैक्टर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे कारक जो मूत्रलता को बढ़ाते हैं उन्हें हम डाईयूरेटिक फैक्टर कहते हैं। और डायूरेटिक फैक्टर में पूछा जा सकता है आपसे क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है या कैफीन हो सकता है। इनके कारण मूत्र स्राव अत्यधिक होने लगता है। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे मूत्रलता या डायूरेसिस के बारे में। लिखेंगे मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने को डाईयूरेसिस कहते हैं। वह पदार्थ जो मूत्रलता के लिए जिम्मेदार होता है उसे डाईयूरेटिक कारक कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे यूरिया एक डाईयूरेटिक है, यह मूत्र स्राव को काफी प्रभावित करता है। आगे लिखेंगे मूत्र स्राव की दर का सीधा अनुपात रुधिर में यूरिया की उपस्थिति से है। आगे लिखेंगे ग्लूकोज भी डाईयूरेटिक है,
तथा कुछ दवाइयां जैसे कैफीन भी डायूरेटिक होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परासरण नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है परासरण नियंत्रण? तो हमारे शरीर की अंतःकोशिकीय द्रव तथा बाह्य कोशिकीय द्रव के बीच संतुलन बनाए रखना ही परासरण नियंत्रण कहलाता है। यानी अंतःकोशिकीय के कोशिका के अंदर जो द्रव है उसमें जो कंपोजिशन है वो बाह्य कोशिकीय जो तरल है यानी रक्त को ले लीजिए, तो रक्त से उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए, एक दूसरे का बढ़ना नहीं चाहिए, और सेम करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियंत्रण। रक्त में उपस्थित चीजें कोशिका के अंदर उपस्थित चीजों के समान होनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं, इस समान करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं परासरण नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऐसा होता रहता है, परासरण को नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी आपको बताएं, रक्त में जल की मात्रा अधिक हो जाए तो इसको निकालने के लिए वृक्क क्रिया करेगा, रक्त में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसको सही करने के लिए भी वृक्क जिम्मेदार होता है। यानी हम कह सकते हैं रक्त की परासरणता के नियंत्रण वृक्कों द्वारा होता है। अगर रक्त में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम बहुत अधिक डाइल्यूट यूरिन को पास करते हैं, यानी हम हाइपोटोनिक यूरिन का सिक्रीशन करते हैं। अगर रक्त में जल की मात्रा कम हो जाती है तो हम जल को बचाने के लिए काफ़ी कॉन्सेंट्रेट यूरिन का सिक्रीशन करते हैं, यानी हम हाइपरटोनिक यूरिन का सिक्रीशन करते हैं, जिससे परासरण नियंत्रण बना रहे। तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे परासरण नियंत्रण ऑस्मो रेगुलेशन, और इसमें लिखेंगे शरीर में अंतःकोशिकीय द्रव तथा बाह्य कोशिकीय द्रव के बीच संतुलन का नियंत्रण परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। फिर आगे लिखेंगे रक्त के परासरण का नियंत्रण वृक्कों द्वारा होता है। आगे लिखेंगे जब जंतु के शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तब इसे हाइपोटोनिक, हाइपो HYPO हाइपोटोनिक TONIC हाइपोटोनिक मूत्र का त्याग करना चाहिए। तथा इसके विपरीत यदि शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तब इसे हाइपरटोनिक HYPER हाइपरटोनिक TONIC हाइपरटोनिक मूत्र का त्याग करना चाहिए, जिससे रुधिर में जल का नियंत्रण बना रहे, और इस तरह से रुधिर के परासरण नियंत्रण किया जा सकता है। फिर आप तीसरा हेडिंग डालेंगे वृक्कों के विकार किडनीज डिसऑर्डर। अब यहाँ पर जो फिगर बना है वो किडनी के डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर एक पेशेंट है और उसमें दिखाया गया है कुछ चीज़ें, बताते हैं अभी। जब वृक्क सही तरीके से कार्य ना करे, किडनी सही तरीके से वर्क नहीं करता। किडनी का कार्य क्या है? रक्त को साफ करना, रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना। और आपको बताया गया कि नाइट्रोजन अपशिष्ट में जो मेन होता है वो यूरिया है। अगर यूरिया सही से बाहर नहीं निकलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेल भी हो जाती है, तो उससे डेथ होने की पूरी चांसेस होती हैं। इसलिए अगर वृक्क के कार्य में बाधा पड़ रही है, किडनी डिसऑर्डर है, वृक्क सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तब रक्त को साफ करने के लिए हम एक फिल्टर लगाते हैं बाहर से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन, हीमोडायलिसिस। अब इस हीमोडायलिसिस में किया क्या जाता है? वृक्क का कार्य है रक्त को साफ करना, उससे नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालना। वृक्क अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट के जो आर्टरी है यानी धमनी से रक्त को निकाल कर हम भेजते हैं एक ऐसे मशीन में जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। वो मशीन रक्त को साफ करने का कार्य करती है। कैसे करती है? उस मशीन में यानी डायलाइजर में एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, एक सेलोफेन की बनी झिल्ली होती है। उस झिल्ली में वो तरल भेजे जाते हैं जो रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थों के समान होते हैं। यानी रुधिर के प्लाज्मा में जो पदार्थें होती हैं वही पदार्थ इस फ्रेश डायलिसेट में होता है। यानी इस जो तरल को जो इस मेम्ब्रेन में भेजा जाता है उस द्रव में वही चीज़ें होती हैं जो रुधिर के प्लाज्मा में होता है। लेकिन एक चीज़ नहीं होता, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। नाइट्रोजनी अपशिष्ट इस तरल में नहीं होता, जो सेलोफेन मेम्ब्रेन में भेजी जा रही है उस तरल में नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता। लेकिन जो ब्लड आता है पेशेंट से उसमें तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया वगैरह है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जब यूरिया, अभी देखिए हमको ब्लड साफ करना है क्योंकि यूरिया ज़्यादा देर तक रक्त में होना नहीं चाहिए। तो यूरिया जब आती है रक्त के माध्यम से इसको लाया जाता है। अब देखिए रक्त जम ना जाए, रक्त बाहर जम ना जाए, इसलिए रक्त में हम एक एंटी कोआगुलेंट एजेंट मिलाते हैं जिसे हम हेपैरिन कहते हैं। हेपैरिन इज ए एंटी कोआगुलेंट एजेंट, और ये क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। तो जब हम रक्त को
पेशेंट के शरीर से लेकर इस डायलिसिस मशीन में लेकर जाते हैं तो उसी दौरान हम हेपारिन डाल देते हैं, जिससे रक्त जमे ना और रक्त का प्रवाह बना रहे। रक्त यहाँ से डायलिसिस में जब पहुँचता है तो इसमें जो यूरिया है या कोई भी नाइट्रोजन अपशिष्ट, हम मेनली यूरिया को बोलेंगे, आप समझते रहिएगा। यूरिया जो होता है वो यहाँ पहुँचता है, और जो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में जो द्रव है उसमें यूरिया नहीं है, तो यूरिया यहाँ से छनकर कहाँ चला जाता है, डायलिसेट में चला जाता है, और डायलिसेट में जाकर फिर यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर बाहर निकल जाता है। और इससे जब रक्त यहाँ से आती है तो जितना भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, जितना भी यूरिया है, रक्त से छनकर निकल जाता है, और अब रक्त क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। यानी इसके पास कोई भी अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता, रक्त शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध रक्त को हम फिर से वेन्स के द्वारा शरीर में भेज देते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया कहलाती है रक्त अपवहन या हीमोडायलाइसिस। क्लियर है? कैसे कब होता है? जब वृक्क सही तरीके से कार्य न करे तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको हीमोडायलिसिस पे डाल देते हैं। उनका जो रक्त है उनको साफ करने के लिए हीमोडायलाइजर के थ्रू रक्त को साफ करके शुद्ध करके जो शुद्ध रक्त है उसको वेन्स यानी सिराओं के माध्यम से वापस शरीर में भेज दिया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो रीनल फेल्योर, किडनी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, और जब खराब हो जाती है तो उसका सिर्फ एक उपाय है, वृक्क का प्रत्यारोपण। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अपने किसी संबंधी का ही वृक्क उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिससे वो बच सके, इसे हम वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। फिर तीसरा जो डिसऑर्डर मेनली आता है वो है पथरी। किडनी में स्टोन बन जाता है, तो स्टोन के रूप में आप याद रखेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं पत्थर जम गया है और मिट्टी खाने लेने से ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो आघुलनशील होती हैं, जो घुल नहीं पाती। तो आघुलनशील जो पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय कह सकते हैं, आघुलनशील क्रिस्टलीय सॉल्ट्स यानी लवण वृक्क में इकट्ठा होती रहती हैं और धीरे धीरे जम के बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसे हम पथरी यानी स्टोन कहते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। ठीक, और इसके कारण भी रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से भयंकर दर्द और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस ये था आपका वृक्कों के विकार। आप चाहें तो हीमोडायलिसिस का फिगर बना लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसका पूरी तरीके से डिटेल नहीं बताया गया है। हीमोडायलिसिस इतने ही प्रोसेस नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर पंप लगा होता है, ब्लड फ्लो पंप लगा होता है, कितना प्रेशर से भेजना है, कितना प्रेशर से नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आप MBBS करेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ें जानकारी के लिए बहुत अनिवार्य है कि रक्त को जब भेजा जाता है डायलिसिस में तो उसमें साथ में हेपारिन मिला दिया जाता है, जिससे ब्लड जमे ना, और फिर डायलिसिस के माध्यम से उसको शुद्ध करके फिर सिराओं के माध्यम से वापस शुद्ध रुधिर को पेशेंट में यानी रोगी में भेज दिया जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे वृक्कों के विकार यानी डिसऑर्डर ऑफ किडनी। लिखेंगे वृक्कों के ठीक प्रकार से कार्य ना करने की दशा में रक्त से यूरिया निष्कासित नहीं हो पाता, जिससे रक्त में यूरिया एकत्रित होने लगता है। इस स्थिति की यूरेमिया कहते हैं। इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को हम यूरेमिया कहते हैं। तो आप लिखेंगे इस स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, लिखेंगे जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात यानी रीनल फेल्योर के लिए उत्तरदायी होता है। इसके मरीजों में यानी यूरेमिया के मरीजों में यूरिया का निष्कासन रक्त अपवहन यानी हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। इसमें रोगी के धमनी के माध्यम से रक्त को निकालकर उसमें हेपारिन जैसा थक्का रोधी पदार्थ मिलाकर अपवहनकारी इकाई यानी डायलाइजर में भेजा जाता है। लेकिन आगे इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन से बनी झिल्ली होती हैं, जिसमें वही द्रव होता है जिसका संगठन रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा के संगठन के समान होता है, किंतु सेलोफेन मेम्ब्रेन के द्रव में कोई भी नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं पाई जाती। अब आगे लिखेंगे सेलोफेन मेम्ब्रेन में जो छिद्र होती हैं उनके माध्यम से रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ सांद्रता प्रवणता के अनुसार अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ यानी सेलोफेन मेम्ब्रेन में उपस्थित द्रव में चले जाते हैं, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। यानी अब इस रक्त के प्लाज्मा में कोई भी नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं पाई जाती। अब शुद्ध रुधिर को रोगी में
रोगी की शिराओं के माध्यम से उसके शरीर में भेज दिया जाता है। बस अब अपने अगले लाइन से लिखेंगे, अपने कॉपी के अगले लाइन से लिखेंगे कि वृक्कपात यानी रेनल फेल्योर के दशा में वृक्क प्रत्यारोपण ही अंतिम उपाय होता है। वृक्क का प्रत्यारोपण निकट संबंधी के बीच होता है, यानी निकट संबंधी का क्रियाशील वृक्क को रोगी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उस वृक्क को अस्वीकार ना करे। निकट संबंधी का वृक्क इसीलिए यूज किया जाता है जिससे उस रोगी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस किडनी को अस्वीकार यानी रिजेक्ट ना कर दे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पथरी यानी रीनल कैल्कुलाई। लिखेंगे वृक्क में बनी पथरी या आघूलनशील क्रिस्टलीय लवण जैसे ऑक्जिलेट आदि के जमाव के कारण वृक्क के रास्ते में अवरोध पैदा होता है, जिससे दर्द होता है और इस रोग को हम रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। बस ये थे आपका आखिरी टॉपिक इस अध्याय का, जिसमें आपको बताया गया ये सारे टॉपिक, और लास्ट में आपको वृक्कों के विकार यानी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के बारे में बताया गया। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो गया। आप इस अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, और आज का टॉपिक में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, याद हो जाएंगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस को आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बस आगे टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।